हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 7वीं का नई गणित प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 4 से देखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 3 तक हल कर लिया। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न 4 में क्या कह रहा है? कह रहा है निम्नलिखित कथनों, यानी कि ये जितने भी कथन है इनके लिए समीकरण दीजिए। कहने का मतलब है ये जो कथन दिया है इनके अनुसार हमें समीकरण बनाना है। ये जो कथन है इसके अनुसार देखिए, कथन पहला कह रहा है 4 का संख्याओं x और 4 का योग 9 है। देखिए, जैसे जैसे ये कह रहा है कथन, उसी अनुसार हमें क्या करना है? समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 4 का पहला नंबर कथन क्या कह रहा है? संख्या x और 4 का, यहाँ पे देखिए x और 4, यहाँ पे x और 4 लिख दिया, और इनका योग जो है 9 है। इनका योग यानी कि इनका जोड़, इनको जब हम जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 9 है। यहाँ पर 9 लिख देंगे। तो देखिए ये पहला के लिए हो गया, ये पहला कथन के लिए समीकरण बन गया। देखिए कितना आसान था। देखिए जैसे कह रहा है वैसे ही आप लोगों को करना। कह रहा है संख्या x और 4 का, देखिए संख्या x और 4 लिए और इनका योग जो है 9 है, यानी कि इनको जोड़ने पे जो हमें 9 प्राप्त होता है। तो देखिए इनको जोड़े हैं तो हमें 9 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से ये हमारा समीकरण बन गया। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए दूसरा के लिए, अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है y में से 2 घटाने पर, y में से 2 को जब हम घटाते हैं, y में से जब हम घटाते हैं 2 को, तो हमें कितना प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बराबर में लिख देंगे 8। यहाँ ये देखिए समीकरण बन गया। ये क्या हो गया? समीकरण हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए तीसरा क्या कह रहा है कथन? a का 10 गुना 70 है। a का 10 गुना, यहाँ पे तीसरा हम देखिए कैसे हल करेंगे। तीसरा कह रहा है a का 10 गुना, जैसे मान लीजिए आपको कहे 5 का 10 गुना, 5 का 10 गुना कहे तो हम क्या करेंगे? 5 गुने 10 यानी कि 50 कहेंगे। ठीक इसी प्रकार a का 10 गुना कितना हो गया? a गुने 10 यानी कि 10a, यहाँ पर हम लिख देंगे 10a। और इसके बाद देखिए इसका गुना 70 है। a का 10 गुना कितना है? 70 है। तो यहाँ पर बराबर में लिख देंगे 70। समीकरण का मतलब क्या होना चाहिए? बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो हम इसी तरह से बनाएंगे। ये हमारा समीकरण हो गया तीसरा। ये इसी तरह से यहाँ पे देखिए चौथा कथन के लिए, चौथा कथन क्या कह रहा है? संख्या b को 5 से भाग देने पर, संख्या b को जब हम 5 से भाग देते हैं, यहाँ पे 4 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए हम समीकरण बनाएंगे कथन का। कथन क्या कह रहा है? संख्या b को 5 से भाग देने पर, संख्या b को जब हम 5 से इस तरह से भाग देते हैं, देने पर हमें 6 प्राप्त होता है। तो इनको हम जब भाग देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। यही हो गया हमारा समीकरण। इस तरह से चौथा समीकरण होगा। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए पांचवी कथन, पांचवी कथन क्या कह रहा है? टी का 3/4 15 है। टी का जो है 3/4 कितना है? 15 है। देखिए टी का 3/4, 3/4 का मतलब हो गया 4 भाग में से तीसरा भाग। टी का मतलब गुना, ऐसे हम समझते हैं। देखिए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे हम। देखिए टी का क्या कह रहा है? 3/4 यानी कि चौथा भाग में से, चौथा भाग में से तीसरा भाग कितना है? बराबर में क्या कह रहा है? 15 है। 15 है। अब देखिए इस तरह से आप लोगों को लिखना नहीं है, ये समझाने का तरीका है। अब इसको लिखना कैसे? तो यहाँ पे देखिए टी का मतलब गुना। तो देखिए टी को जब हम गुना करेंगे 3 से, सामने सामने क्या होता है? गुना होता है। का मतलब गुना होता है। तो देखिए टी को जब हम 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3t। तो 3t और बट्टे में ये 4 है तो लिख देंगे 4 और बराबर में 15। इस तरह से ये समीकरण हो गया आपका। ये 5वीं नंबर का हो गया। अब इसी तरह से 6ठी नंबर समीकरण देखेंगे। देखिए 6 नंबर में कैसे समीकरण बनाना है। कथन देखिए क्या कह रहा है? कथन कह रहा है m का 7 गुना और 7 का योगफल। m का 7 गुना, m का 7 गुना यानी कि 7m हो गया। जैसे अगर आप लोगों को कहे 5 का 10 गुना तो 5 दाहे के 50 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार इसको भी हमें गुना करना है। m का 7 गुना यानी कि 7m। तो 7m और 7 का योगफल 7m और इनका योगफल, 7 का योगफल हमें 77 है। इनका योगफल यानी कि इनको जब हम जोड़ते हैं, 7m में जब हम 7 जोड़ते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? 77 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारा समीकरण बन गया 6 नंबर के लिए। अब इसी तरह से यहाँ पे 7 नंबर के लिए देखेंगे समीकरण कैसे बनाना है। देखिए 7 नंबर कथन क्या कह रहा है? कह रहा है एक संख्या x की चौथाई, एक संख्या x की चौथाई। देखिए x की चौथाई, x की चौथाई का मतलब चौथा भाग, चौथा भाग। देखिए चौथा भाग में से x। देखिए ऐसे अगर नहीं समझ आ रहा है तो ऐसे समझिए, इनको अभी रहने दीजिए, यहाँ से आप लोगों को समझा दे रहा है। यहाँ पे देखिए 7 नंबर, 7 नंबर यहाँ पे हल करके दिखाता आप लोगों को। क्या कह रहा था? x का चौथाई भाग यानी कि 1 का चौथा भाग, 1 का चौथा भाग। देखिए 4 भाग में से 1 भाग, इस तरह से लिखेंगे 1 का चौथा। का यहाँ पे का लिख दीजिए। 1 का चौथा भाग, यहाँ पे क्या कह रहा है? चौथाई। ऋण आपको 4 देता है, ऋण यानी कि माइनस, ऋण का मतलब माइनस में 4 बराबर क्या देता है? 4 देता है। इस तरह से 4 देता है। तो इन्हीं को जब हल करेंगे तो देखिए क्या होता है?
एक्स का 1/4 क्या होगा, तो एक्स को 1 से गुना करेंगे तो यही होगा एक्स, और ये बट्टे में 4। और देखिए ऋण में क्या कह रहा था, 4 जो है हमें 4 देता है, यानी कि 4 प्राप्त होता है। तो देखिए ऋण ऋण का मतलब आप लोग को याद रखना है माइनस, और धन का मतलब होता है प्लस। तो यहाँ पे माइनस में ये जो 4 है 4 बराबर 4 देता है। ये आप लोग को इस तरह से समीकरण बना लेना है। ये हमारा 7 नंबर हो गया। अब इसी तरह से देखिए 8 नंबर समीकरण क्या कह रहा है, कह रहा है यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाए, y के 6 गुने, y का 6 गुना यानी कि 6y हो गया। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या था 8 नंबर y का 6 गुना यानी कि 6y, 6y इससे आगे देखिए 6 घटाए, यहाँ पे 6 घटाए, इसमें से जब हम 6 घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 60 प्राप्त होता है। यहाँ पर हम लिख देंगे बराबर में 60। इस तरह से ये 8 नंबर हो गया समीकरण। इस तरह से आप लोग समझते गए होंगे समीकरण किस तरह से बनाते हैं। अब देखिए लास्ट 9 नंबर, ये देखिए ये हमारा कथन है। अब इसको देखिए समीकरण में कैसे बदलना है, यदि आप z के 1/3, z का 1/3 लिख दीजिए। इस तरह से अगर आप लोगों को नहीं समझ आता है तो जैसे कह रहा है वैसे लिखिए, z का 1/3 का मतलब क्या हो गया, 1/3, 3 का पहला भाग यानी कि 1/3। अब इसी तरह से देखिए z का 1/3 यानी कि 1/3, इससे आगे क्या कह रहा है, में 3 जोड़े, इसमें जब हम 3 जोड़े, इसमें जब अगर हम 3 को जोड़ देते हैं तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है, कह रहा है आपको 30 प्राप्त होता है। तो बराबर में हो गया 30। इस तरह से ये हमारा बना है, लेकिन इस तरह से आप लोगों को लिखना नहीं है, इसको हमें सोल्व करना है। तो देखिए इन समीकरण को कैसे लिखेंगे, देखिए जेड का मतलब क्या होता है, गुना, यानी कि जेड को जब हम सामने सामने गुना होता है तो जेड को जब 1 से गुना करेंगे, तो जेड को 1 से गुना करेंगे तो 1 जेड, और 1 को हम लिखते नहीं है तो डायरेक्ट, जब भी 1 जेड रहे तो हम डायरेक्ट लिखते हैं जेड। तो जेड और बट्टे में ये 3 है तो 3, और प्लस का ये 3 है तो 3, बराबर में 30। तो ये हमारा 9 नंबर समीकरण हो गया। तो इस तरह से हम समीकरण बनाते हैं। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण। तो आप लोग समझ गए किस तरह से समीकरण बनाते हैं कथनों को बदल करके। तो इस तरह से हमने प्रश्न संख्या 4 को देख लिया। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 5 में क्या कह रहा है। देखिए ये जो प्रश्न संख्या 5 दिया हुआ है, ये जो प्रश्न संख्या 5 है आपके बुक में, उन्हीं को हमने यहाँ पर लिख लिया है और इसे आप लोग हम समझा रहे हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न 5 में क्या रहा है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को, यानी कि ये जो समीकरण है पहला से लेकर 8वीं तक, इन समीकरणों को क्या करना है, हमें सामान्य कथनों के रूप में बदलना है। देखिए इससे पहले प्रश्न संख्या 4 में आपने क्या देखा था, वो कथन के रूप में पहले से दिया हुआ था और उनको हमने समीकरण में बदला था। और ये देखिए तो यहाँ पे समीकरण में पहले से दिया है और इसको हमें कथनों में बदलना है। जैसे यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 4 में यहाँ पे जो दिया हुआ है इस रूप में हमें बदलना है, इस तरह से कथन में। तो अब देखिए यहाँ पे पहला दिया है समीकरण, यहाँ पे p+4 बराबर 15, p+4 बराबर 15, ये हमें समीकरण है और इसको हमें कथन में बदलना है। तो कथन में कैसे बदलेंगे, यहाँ पर हम इसमें क्या लिख सकते हैं, तो देखिए इसमें हम लिख सकते हैं संख्या p+4 का योग जो है 15 है। यहाँ पर देखिए अगर ऐसे नहीं समझ आता है आप लोगों को, देखिए ये अपने भाषाओं में लिखना होता है। देखिए इसमें आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि बुक से ही मिलाना है, बुक में जैसे कथन लिखा है वैसे ही लिखना होना चाहिए यहाँ पे। तो देखिए इसमें अपना तरीका से क्या करना है, लिखना है आप लोगों को, जैसे जैसे इसमें दिया है समीकरण को वैसे आपको कथन में बदलना है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 4 में, जैसे यहाँ पर देखिए इसी तरह का प्रश्न है, ये जो समीकरण है देखिए इस तरह का समीकरण को हम कैसे हल करेंगे। देखिए इसमें जैसे दिया था संख्या x और 4 का योग 9 है, संख्या x और 4 का योग 9 है, तो हम क्या किए थे, x+4 बराबर 9 लिखे थे। ठीक इसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पे दिया है p+4, x के स्थान पे p दिया है और प्लस में इसमें भी 4 होगा, और यहाँ पर देखिए बराबर में 9 दिया है तो इसमें बराबर के स्थान पे यहाँ पे 15 दिया है 9 के जगह पे। हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, इन्हीं कथन को लिख देंगे। बस यहाँ पे क्या करेंगे, हम संख्या को बदल देंगे। यहाँ पे जैसे इसमें x है तो उसके स्थान पे p लिखेंगे, संख्या 4 उसमें भी है, इसमें भी है 4, और यहाँ पे 9 है तो हम इसके स्थान पे 15 लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, संख्याओं, यहाँ पे इसको लिख देंगे शब्दों में, संख्याओं p और 4 का योग 15 है, संख्याओं p और 4 का योग कितना है, 15 है, लिख देंगे 15 है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना। अब देखिए इसी तरह से दूसरा कथन यहाँ पे दिया m-7 बराबर 3। अब देखिए इससे पहले प्लस में था और ये हमारा माइनस में है, इसमें भी हम यही लिख देंगे। इसमें क्या लिखेंगे, संख्याओं m में से 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। m में से जब हम 7 को घटाते हैं, संख्या m में से जो है 7 को घटाते हैं तो हमें 3 प्राप्त होता है। माइनस में है तो हम घटा रहे हैं, इसका मतलब जब प्लस में था तो हम उसमें जोड़ते हैं, प्लस का मतलब जोड़ और घटाओ मतलब माइनस का चिन्ह। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे m में से, संख्याओं m में से 7 घटाने पर, ये आप लोगों को हम बार बार बता रहे हैं, ये जो शब्द लिख रहे हैं ये जरूरी नहीं है कि बुक से मिलना ही चाहिए, ये आपको अपना तरीका से लिखना होता है। तो संख्याओं m में से 7 घटाने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। तो हम लिख देंगे 3 प्राप्त होता है, प्राप्त
होता है। इस तरह से आप लोग को लिखना होता है। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 2m बराबर 7। अब 2m बराबर 7 इसको हम शब्दों में कैसे लिखेंगे? ये देखिए 2m है यानी कि ये गुना में है। 2m क्या है? गुना में। आप लोग को हम बता चुके हैं 2m का मतलब क्या हो गया? 2 गुने m, 2 गुने m हो गया। यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर हम लिख सकते हैं संख्याओं 2 में m से गुना करने पर 7 प्राप्त होता है। क्या लिख सकते हैं हम? संख्याओं 2 में m से गुना करने पर हमें 7 प्राप्त होता है। यहाँ पर लिख देंगे संख्याओं 2 में m से गुना करने पर, संख्याओं 2 में, या फिर लिख सकते हैं m का गुना 7 है। m का गुना सॉरी m का 2 गुना, देखिए संख्याओं m का 2 गुना, ये 2 गुना है, यहाँ पर लिख देंगे संख्याओं m का 2 गुना, 2 गुना 7 है, 7 है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। या फिर इसी को हम इस शब्द में, देखिए ये अपने तरीका से शब्द लिखना होता है। या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं? संख्याओं m को 2 से गुना करने पर हमें 7 प्राप्त होता है। इस तरह से हम लिख सकते थे। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसमें भाग हो रहा है, यहाँ पे 5 से हमें m में भाग देना है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसी को? इसमें हम लिख सकते हैं संख्याओं, क्या लिखेंगे? संख्याओं क्या दिया है? m को 5 से भाग देने पर हमें 3 प्राप्त होता है। लिख देंगे इस तरह से संख्याओं m को 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर कितना प्राप्त होता है? 3 प्राप्त होता है। तो लिख देंगे 3 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इस तरह से लिखना है आप लोगों को। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3m/5 बराबर 6। अब इसमें क्या लिखना है? m का 3/5 भाग जो है 6 है। देखिए अगर ऐसे नहीं समझ आता, इसी को हम इस तरह से लिख सकते हैं। 3m/5 को क्या लिख सकते हैं? m गुने 3/5। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये जो दिया इसको हम यहाँ पर क्या लिख देख सकते हैं? संख्याओं m का 3/5, 3/5 भाग जो है 6 है। इसी को हम इस तरह से लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे संख्याओं, ये जरूरी नहीं है, ये जो सभी में संख्याओं लिख रहे हैं, जरूरी नहीं है लिखना। इसको चाहे तो छोड़ करके डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे लिख देंगे संख्याओं क्या है? m का 3/5, m का 3/5 भाग जो है, ये भाग के रूप में यानी कि बट्टे के रूप में, तो भाग जो है कितना है? 6 है, 6 है। इस तरह से लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे दिया 3p + 4 = 25। अब इसको कैसे लिखना है? यहाँ पे देखिए 3p यहाँ पे है, 3p यानी कि 3 गुने p है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं? संख्याओं p का 3 गुना, संख्याओं p का 3 गुना, और यहाँ पे लिख सकते हैं 4 का योग 25 है। यही लिख देंगे इसको। यहाँ पर लिखेंगे संख्याओं p का 3 गुना, p का 3 गुना, p का 3 गुना, इतना तो लिख दिया। और इसके बाद है यहाँ पे 4 का योग जो है 25 है। यहाँ पे लिख देंगे 4 का योग कितना है? बराबर में 25 है, तो लिख देंगे 25 है। इस तरह से आप लोग को लिखना है भाषाओं में। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 4p माइनस में 2 = 18। देखिए इसमें योग है, इसमें यहाँ पे घटाव है। इसमें यहाँ पे घटाव में हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4p है यहाँ पे दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे p का, संख्याओं p का जैसे है उसमें सिर्फ घटाव लिख देना है। उसमें योग लिखे थे, इसमें घटाव लिखना है। p का 4 गुना, 4 गुना, 4 गुना 2 का घटाव 18 है। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे 4 की जगह पे इसमें 2 लिख देंगे। का इसमें योग था यानी कि प्लस में था, और इसमें माइनस में है। यहाँ पे लिख देंगे घटाव, घटाव कितना है? इसमें यहाँ पे बराबर में 18 है, तो लिख देंगे 18 है। इस तरह से आप लोग को लिख देना। अब देखिए यहाँ पे ये बट्टे के रूप में है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए p/2, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, p गुने 1/2, p गुने 1/2 इस तरह से लिख सकते हैं। यानी कि ये क्या हो गया? आधा हो गया। इसी को जब p को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे p/2 प्लस में 2 = 8। ये जो दिया है जैसे वैसे ही हो जाएंगे। तो इसको समझाने के लिए हमने इस तरह से लिखा है। हम इसमें क्या लिख सकते हैं? संख्याओं p के आधे, p के आधे। यहाँ पे देखिए संख्याओं p के ये आधा हो गया, यहाँ पे ये आधा हो गया कि नहीं हो गया? 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा होता है। 1/2 का मतलब क्या होता है? आधा। तो हम क्या लिख सकते हैं? संख्याओं p का आधा, या लिख सकते हैं आधे। आधे में 2 जोड़ने पे, आधे में 2 जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। तो लिख देंगे आधे, आधा में या फिर आधे में 2 जोड़ने पर, 2 जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है? 8 प्राप्त होता है। तो लिख देंगे 8 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इस तरह से आप लोग को लिख देना है। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को समझ गए। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 6 कह रहा है निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। यानी कि इस स्थिति में हमें क्या करना है?
समीकरण बनाना है। तो देखिए इसको हमें समीकरण में कैसे बदलना है। देखिए क्या कह रहा है, पहला नंबर कह रहा है इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं, परमित के कंचे की संख्या को m लीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे आप लोगों को करते चले जाना। देखिए इरफान क्या कहता है कि उसके पास जो है परमित के पास जितने कंचे हैं ना उसके 5 गुने से 7 अधिक है। तो देखिए परमित के पास कितने कंचे हैं वो हमें नहीं पता है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या कह रहा है परमित के कंचे की संख्या को m लीजिए। परमित के कंचे की संख्या को हमें नहीं पता है तो m लेना है उसके लिए। यहाँ पे हम m लिए, तो परमित के पास जितने कंचे हैं उससे देखिए यहाँ पे इरफान के पास जो है उनके 5 गुने से 7 अधिक है, यानी कि इसका 5 गुना है, इनके परमित के जो है 5 गुना, यानी कि परमित के पास m कंचे हैं तो इसका 5 गुना, यानी कि 5m हो गया। 5m से जो है 7 अधिक है, इनसे 7 अधिक है, तो यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे 7 को जोड़ देंगे। और इसके बाद देखिए आगे कह रहा है इरफान के पास 37 कंचे हैं। इरफान के पास कितना है टोटल 37 कंचे, तो बराबर में लिख देंगे 37। इस तरह से हमारा समीकरण बन गया ये पहला के लिए। अब इसी तरह से देखिए दूसरा के लिए। अब देखिए इसके लिए हमें समीकरण बनाना है। क्या कह रहा है, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। देखिए लक्ष्मी की आयु हमें नहीं पता है, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है लक्ष्मी की आयु को y वर्ष लीजिए। तो लक्ष्मी की आयु को हम क्या करते हैं y वर्ष ले लेते हैं। लक्ष्मी की आयु हो गया मान लेते हैं y वर्ष। तो यहाँ पर देखिए लक्ष्मी के आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है, 3 गुने से। यहाँ पर अगर मान लेते हैं लक्ष्मी की आयु है y वर्ष, तो इनके 3 गुने से कितना अधिक है 4 वर्ष अधिक है। तो y को हम 3 से गुना करेंगे तो 3y हो गया, 3y से कितना अधिक है 4 अधिक है, 4 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर देखिए इसका आयु कितना है तो 49 वर्ष है, इनके पिता की लक्ष्मी के पिता की आयु हो गया 49 वर्ष। इस तरह से ये बन गया हमारा। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए तीसरा समीकरण कैसे बनाना है। देखिए क्या कह रहा है तीसरा नंबर में, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है, न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L लीजिए। देखिए न्यूनतम यहाँ पर देखिए इसमें समझिए प्रश्न में क्या कह रहा है, अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में जो है एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक जो है प्राप्त किए गए न्यूनतम अंक का 2 गुना से 7 अधिक है, धन है यानी कि 7 अधिक है। यहाँ पर देखिए न्यूनतम अंक हमें नहीं पता है, न्यूनतम अंक नहीं पता है तो हमें L लेना है। कह रहा है न्यूनतम के लिए L लेने के लिए, तो यहाँ पर हम तीसरा में कैसे समीकरण बना तो L ले लिया। तो L का देखिए L का जो है कितना अधिकतम है, तो L का जो है 2 गुना से 7 अधिक है, L धन 7 है, 2 गुना धन 7 है, यानी कि इनसे 7 अधिक है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे L का 2 गुना 2L हो गया, यहाँ पर लिख देंगे 2L, और इसके बाद उससे 7 अधिक है, धन का मतलब होता है प्लस, तो इसमें 7 जोड़ देंगे तो कितना होता है 87 वर्ष, अधिकतम अंक 87 है, यहाँ पे लिख देंगे 87। अब ये तीसरा हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए चौथा समीकरण कैसे बनाना है। अब देखिए चौथा में कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, सबसे पहले हम समद्विबाहु त्रिभुज का एक आकृति बना लेते हैं। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज ये हमारा होता है इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज, ये हमारा है समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज आप लोगों को याद रखना है, देखिए इसकी परिभाषा आप लोगों को याद रखना है। समद्विबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में समान यानी कि बराबर होती है वो हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। जैसे यहाँ पर देखिए इनकी सभी भुजाएं आपस में बराबर है, तो ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का 2 गुना है। शीर्ष कोण कौन सा होता है, तो जैसे यहाँ पर देखिए शीर्ष कोण, ये जो कोण दिया हुआ ये हमारा कोण है, ये तीनों कोण है। तो इसमें क्या कह रहे हैं शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का, प्रत्येक आधार कोण, आधार पे ये जो कोण है ये है आधार इनकी, तो इस आधार पे ये जो दोनों कोण है इन कोण का 2 गुना है इन कोण का। तो इस कोण को हमें पता नहीं है, सबसे पहले तो हमें ये कोण पता होना चाहिए, तो तब पता चलेगा जो इसका कोण से जो है 2 गुना होगा, ये कोण आधार के कोण से जो है ये 2 गुना है। यहाँ पर देखिए ये कोण है कितना, ये यहाँ पे दिया होगा, मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण जो है 20 डिग्री है। अब यहाँ पर देखिए प्रत्येक आधार कोण हमें b मानना है, यहाँ पर नहीं पता था तो b मानना है, ये कोण b हो गया, और ये भी कोण, ये भी आधार पे जो कोण है वो b है, यहाँ पे इसका 2 गुना यानी कि 2b हो गया, ये हो गया 2b, ये जो कोण हो गया शीर्ष कोण 2b। तो आगे क्या कह रहा है, याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और याद रखना मैं देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री आता है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, एक कोण होता है 60 डिग्री का, दूसरा कोण 60 डिग्री, तीसरा कोण भी 60 डिग्री, तो 7 तिया के 180 हो जाता है। तो हमें क्या करना है इसी को अब लिखना है। देखिए इसमें क्या कह रहा था, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष प्रत्येक कोण आधार का 2 गुना है, आधार का 2 गुना। देखिए आधार कितना है, देखिए b प्लस बी, यहाँ पे इन दोनों का 2 गुना, b प्लस बी का 2 गुना यानी कि 2b हो गया 2b।
दो बी, इसमें जब दो बी ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होता है 180। और इसको जब जोड़िएगा तो देखिए बी प्लस बी, इनके आगे कोई भी नहीं है तो संख्या तो एक है, इसका मतलब एक एक दो बी और प्लस में दो बी, तो कितना होता है 4 बी हो जाता है। 4 बी बराबर में 180, तो ये हमारा हो गया चौथा समीकरण। इस तरह से हम इसको यहाँ पर लिख देंगे 4 बी बराबर 180 डिग्री, डिग्री में है इस तरह से लिख देना है, ये हमारा इसका समीकरण बनेगा। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 6 को भी समझ गए। इस तरह से आप लोगों का प्रश्नावली 4.1 खत्म हो चुका है। अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप लोग कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।